नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो 8वां टॉपिक दिया गया है उसमें भारतीय वन अधिनियम मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट देखेंगे। 8वां जो पॉइंट दिया है उसमें 3 अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय वन अधिनियम को देखेंगे। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। तो इसका वर्ष आपको याद रखना है। जितने भी अधिनियम हैं और जो इम्पोर्टेंट ईयर हैं उनको आपको याद रखना है। ईयर्स पे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि यह जो अधिनियम है वो किस लिए बनाया गया था। तो लिखा यह वन उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के लिए नियम बनाने तथा उन पर कर निर्धारित करने का कार्य करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फॉरेस्ट हैं, वन हैं, उनके लिए नियम बनाना तथा वन के जो उत्पाद हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने, इमारती लकड़ी जो मिलती है और जो कुछ दूसरे उत्पाद हैं उन पे टैक्स लगाने मतलब कौन से टैक्स लगने चाहिए ये निर्धारण भारतीय वन अधिनियम करता है। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम में कुल 13 अध्याय और 86 धाराएं हैं। ये आपको याद रखना है। काफ़ी बड़ा एक्ट है ये भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 का। इसमें 13 चैप्टर हैं, 13 और 86 सेक्शंस हैं, 86 धाराएं हैं। जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने सब धाराएं यहाँ पे लिख दी हैं। चैप्टर्स आप देख लीजिएगा, उतने में आपका काम हो जाएगा। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 में क्या है, धारा जो 1 है और धारा जो 2 है वो अध्याय 1 में शामिल है। तो धारा 1 में जैसा कि सभी एक्ट्स में होता है कि धारा 1 जो होती है ना वो संक्षिप्त नाम और विस्तार इसी से संबंधित होती है। तो यही बताया गया है कि इस एक्ट का नाम क्या है। तो इसका नाम है भारतीय वन अधिनियम 1927। धारा जो 2 है वो विभिन्न शब्दावली की व्याख्या करती है कि इस एक्ट में जो शब्द यूज किए गए हैं, जैसे वन या वन अधिकारी या जो भी और टर्म यूज होते हुए हैं उनका मतलब क्या है, वो धारा 2 में बताया गया है। अब अगला अध्याय 2। अध्याय 2 आरक्षित वन, इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, इससे संबंधित है। ये हम लोग पहले कर चुके हैं। जो आपका चौथा टॉपिक दिया गया है आरक्षित वन और संरक्षित वन, उसमें मैंने अध्याय 2 में जो 3 से लगा के 27 तक धाराएं हैं वो सभी लिखाई हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अध्याय जो 2 है वो आरक्षित वन से संबंधित है। अध्याय 3 जो है वो ग्राम्य वन, इंग्लिश में विलेज फॉरेस्ट बोलते हैं, उससे संबंधित है। तो इसमें एक ही धारा है ग्राम्य वनों का निर्माण की, जो विलेज फॉरेस्ट है उनका निर्माण कैसे होगा। इसमें 2 उपधाराएं हैं 1 और 2, वो आपको देखना है कि ग्राम्य वनों का निर्माण किस तरीके से होता है। राज्य सरकार किसी ऐसी भूमि के प्रति या उस पर जो आरक्षित वन घोषित है के अधिकार किसी ग्राम समुदाय को हस्तांतरित कर सकती है या उन्हें रद्द कर सकती है। इस प्रकार समानुदेशित सब वन ग्राम वन कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि राज्य सरकार ने जिनको रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित किया है उसमें से कुछ भूमि को ग्राम समुदाय को दे सकती है। लोकल जो ट्राइब्स होती हैं ना उनके लिए ये ग्राम्य वन बनाए जाते हैं। और ये मतलब विलेज फॉरेस्ट डिक्लेयर भी किए जा सकते हैं और या इनको रद्द भी किया जा सकता है। ये जो लिखा है ना, इस प्रकार समानुदेशित, इसका मतलब होता है असाइंड, मतलब जारी करना कोई चीज़, ASSIGNED। इस तरह के इस प्रकार जिन वनों को असाइन किया जाता है वो ग्राम्य वन कहलाते हैं। इसमें जो दूसरा पॉइंट है सब सेक्शन वो है, जिस ग्राम समुदाय को ऐसा समुदेशन किया गया है उस ग्राम समुदाय के लिए इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज या चारागाह का उपबंध
जिन शर्तों के अधीन किया जाएगा उन्हें ऐसे वन के संरक्षण और सुधार के लिए उनके कर्तव्यों को विहित करने वाले नियम राज्य सरकार ग्राम वनों के प्रबंध को विनियमित करने के लिए बना सकेगी। इसमें यह लिखा है कि अब सरकार ने कुछ ग्राम वन बनाए तो उनकी यूज करेंगे वहाँ के लोग, तो वो किस तरह से यूज करेंगे उस पर भी नियम राज्य सरकार बनाएगी, और वहाँ पे जो लोग उस वनों का यूज करेंगे उन पे कुछ कर्तव्य भी देगी कि आपको मतलब नष्ट नहीं करना है, सस्टेनेबल यूज करना है वनों का। यही लिखा है इसमें। जो तीसरा सेक्शन है, तीसरा सब सेक्शन, इस अधिनियम के वे सब उपबंध जो आरक्षित वनों से संबद्ध है वहाँ तक ग्राम वनों को लागू होंगे। आरक्षित वनों के जो उपबंध हैं, रूल्स हैं, वो इनमें लागू होते हैं, ये बताया गया है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 4। क्या लिखा है? ये संरक्षित वनों के संबंध में है और धारा 29 से 34 इससे संबंधित है। मतलब अध्याय 4 में धारा 29 से धारा 34 दी गई हुई है। ये भी हम लोग जो आपका चौथा टॉपिक है आरक्षित और संरक्षित वन, उसमें करा चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, अलग अलग धाराओं के बारे में नहीं लिखा है, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला अध्याय जो 5 है वो किससे संबंधित है? जो वन और भूमियाँ सरकार की संपत्ति नहीं है उन पर नियंत्रण के संबंध में। तो चैप्टर 5 जो है वो फॉरेस्ट और लैंड जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है उन पे कंट्रोल के संबंध में है। तो 4 हैं ये धाराएं 35 से लगा के 38 तक। तो धारा जो 35 है वो विशेष प्रयोजनों के लिए वनों का संरक्षण, स्पेशल पर्पज के लिए प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट है ना, उससे संबंधित है कि किन किन स्पेशल पर्पज के लिए प्रोटेक्ट कर सकती है सरकार वनों को। ऐसे वन जो सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है उनकी बात हो रही है। धारा जो 36 है वो वनों का प्रबंध मतलब मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, उसको संभालने की जो शक्ति है वो किसके हाथ में होगा। तो आप यहाँ पे जिन जिन चीज़ों पे अधिकार केंद्र सरकार का है वो मैंने लिखा है, उसके अलावा जिन जहाँ पे भी शक्ति की बात आएगी वो सब शक्तियाँ राज्य सरकारों को प्राप्त हैं। धारा जो 37 है इसमें क्या लिखा है? कुछ अवस्थाओं में वनों का स्वत्व हरण लिखा है। ये स्वस्व हरण लिख गया ना। स्वत्व हरण कुछ नहीं है, कुछ केस में जो गवर्नमेंट है ना वो अपने राइट्स है ना उनको खत्म भी कर सकती है कि मतलब ये सरकारी वन है लेकिन वो किसी को दे सकती है, उसके बारे में धारा 37 में बताया गया है। धारा जो 38 है उसमें स्वामियों की प्रार्थना पर वनों का संरक्षण क्या बोल रहा है कि अच्छा ये जो धारा 37 है ना, अब ये अध्याय 5 में उन वनों की बात हो रही है जो सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसमें जो स्वत्व हरण होगा ना वो जो लोगों के प्रॉपर्टी होगी उसमें भी जो फॉरेस्ट होंगे उसके मालिकाना हक है ना वो सरकार ले सकती है किन किन परिस्थितियों में, उसके बारे में धारा 37 में बताया गया है। धारा 38 में जो मतलब स्वामियों की प्रार्थना पर जो उसके मालिक हैं वनों के, सरकार के अलावा वनों की बात हो रही है, यदि वो रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से तो सरकार वनों का प्रोटेक्शन किन किन केस में प्रोवाइड करा सकती है, वो धारा 38 में बताया गया है। चलते हैं अगले चैप्टर 6 में। इससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने ज़रूरत से भी ज़्यादा समझ लो बता दिया है। आपको मेन चैप्टर और कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं याद रखनी है बस। जो चैप्टर 6 है वो इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज पर शुल्क के संबंध में है। इमारती लकड़ी और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट के उन पे जो टैक्स लगाया जाएगा उसके संबंध में है। तो ये जो धारा 39 है ना, ये देखो लिखा है कि इस पर टैक्स केंद्र सरकार को ये शक्ति प्राप्त है। तो धारा 39 इंपॉर्टेंट याद रखना है। धारा जो 40 है क्या लिखा है? सीमा संबंधी उपबंध क्रय धन या स्वामित्व के संबंध में लागू नहीं होगा। ये सीमा संबंधी का मतलब होता है लिमिट किसकी,
पैसे या रॉयल्टी, स्वामित्व का मतलब है रॉयल्टी और क्रयधन का मतलब होता है मनी, परचेज मनी। तो कौन बोल रहा है कि जो लिमिट है ना वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकती है, इसमें कितनी भी कोई खरीद सकता है। अब चलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 7। इसमें धारा 41 से धारा 44 है। और ये जो चैप्टर 7 है वो किस में संबंधित है, किससे? अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी और वन उपज के नियंत्रण के संबंध में। अभिवहन का मतलब होता है कि ट्रांजिट में, एक जगह से दूसरी जगह जब लकड़ी भेजी जा रही होती है तो उस दौरान नियंत्रण के संबंध में जो चैप्टर 7 दिया गया है। तो इसकी धारा 41 क्या बताती है? वन उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति। ये भी स्टेट्स गवर्नमेंट की है। मैंने बताया ना कि जहाँ पे केंद्र सरकार होगा वो मैंने लिख दिया है। अब जो धारा 41 का है उसमें लिखा है कि सीमा शुल्क, सीमांतों के पार इमारती लकड़ी के स्थानांतरण विषयक केंद्र सरकार की शक्तियाँ। अब ये बोल रहा है कि अक्रॉस बॉर्डर, सीमांत के पार का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर तो राज्यों की होती हैं शक्तियाँ, लेकिन अब एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाएगा तो जो कस्टम्स लगेंगे ना, अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर बोलते हैं इसको, तो इसमें फिर केंद्र सरकार आ जाती है। धारा जो 42 है वो लिखा है कि धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों को भंग करने के लिए पेनाल्टी, शास्ति जहाँ पे शब्द आएगा वो पेनाल्टी हो रहा है, पेनाल्टी दंड, अर्थदंड। अगला चैप्टर है चैप्टर 8। ये किसके बारे में? यह बहती हुई लकड़ी या अटकी हुई इमारती लकड़ी के संग्रहण के संबंध में। संग्रहण का मतलब इकट्ठा, कौन उसको इकट्ठा कर सकता है, उसके संबंध में है ये चैप्टर 8। बहती हुई लकड़ी या कहीं पे अटकी हुई लकड़ी, नदियों की बात हो रही है, नदियों तालाबों में। तो इसमें धारा 45 से धारा 51 शामिल हैं। अब मैंने यहाँ पे ये अलग अलग धाराएं नहीं लिखी हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ऐसे ही जो चैप्टर 9 है उसमें शास्तियाँ और प्रक्रिया, मतलब पेनाल्टीज और प्रोसीजर। फिर से शास्तियाँ आ गया, शास्तीय मतलब पेनाल्टीज। तो पेनाल्टीज क्या क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है वो चैप्टर 9 में दिया गया है, और वो धारा 52 से 69 इससे संबंधित है। अगला चैप्टर है चैप्टर 10। इसमें पशु अत्याचार के संबंध में है ये चैप्टर 10। अत्याचार क्या होता है? कैटल ट्रेसपास, पशु अत्याचार को इंग्लिश में बोलते हैं कैटल ट्रेसपास, मतलब पशुओं को के द्वारा चराना वनों में। तो उसके संबंध में चैप्टर 10 है। तो धारा जो 70 है वो लिखा है पशु अत्याचार अधिनियम 1871 कहाँ पे लागू होगा ये बता रहा है। क्या लिखा है? किसी आरक्षित वन में या किसी संरक्षित वन के किसी प्रभाग में जो विधि पूर्णतः चरागाह के लिए बंद किया गया है, अत्याचार करने वाले पशुओं को पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 11 के अर्थ में लोक बगान को नुकसान करने वाला पशु समझा जाएगा और किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा उन्हें अभिगृहित और परिबद्ध किया जाएगा। ये बोल रहा है कि यदि किसी ऐसी जगह में जहाँ पे पशुओं को चराना प्रतिबंधित है और कोई व्यक्ति वहाँ पे पशुओं को चराने ले जाता है, तो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 11 के उल्लंघन में, धारा 11 के अनुसार लोक बागान को नुकसान करने के लिए जो फॉरेस्ट ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उन पशुओं को सीज और इम्पाउंड, परिबद्ध मतलब घेर के कहीं पे बंद कर सकते हैं। और जो धारा 71 है क्या लिखा है? उस नियम के अधीन नियत जुर्मानों को बदलने की शक्ति, मतलब इस अधिनियम में जो जुर्माना यदि होगा उसको बदलने की शक्ति ये भी राज्य सरकार पे निहित है। अगला है चैप्टर 11 वन अधिकारियों के संबंध में, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के संबंध में एक चैप्टर बनाया गया है, चैप्टर 11।
इसमें 4 धाराएं हैं 72 से लगा के 75 तक। तो जो धारा 72 है वो राज्य सरकार वन अधिकारियों में कतिपय शक्तियां विनिहित कर सकती है। ये बताता है धारा 72 कि राज्य सरकार फॉरेस्ट ऑफिसर्स को कुछ शक्तियां दे सकती है। धारा जो 73 है वो बताती है कि वन अधिकारियों को लोक सेवक समझा जाए, मतलब पब्लिक सर्वेंट समझा जाए। धारा जो 74 है वो लिखा है कि सद्भाव पूर्वक किए गए कार्यों के लिए परित्राण, मतलब कुछ कार्य ऐसे हुए हैं जो मतलब सद्भावना पूर्वक किए गए हैं कि जो इंटेंसिटी है वो सही थी, उसमें उस केस में यदि इस एक्ट के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन भी होता है तो उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा। वन अधिकारियों की बात हो रही है। 75 क्या लिखा है? वन अधिकारी व्यापार नहीं करेंगे। तो धारा 75 कह रही वन अधिकारी व्यापार नहीं करेंगे। तो वह ऐसे नॉर्मल केस में तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो व्यापार नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न में उनको परमिशन देती है लिखित रूप से तो वो कर सकते हैं व्यापार। ये आपको बात याद रखना है। चलिए अगला चैप्टर है 12। इसमें लिखा है समानुषंगी नियम, मतलब सब्सिडरी रूल। सब्सिडरी रूल्स का मतलब कुछ और एक्स्ट्रा जो रूल्स बनाए गए हैं उनकी बात की गई है। तो ये नियम बनाने के अतिरिक्त शक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट में है। ये धारा 76 में बताया गया है। नियम बनाने की अतिरिक्त शक्तियाँ किसको हैं ये बताया गया है धारा 76 में। धारा 77 में नियमों को भंग करने के लिए क्या पेनाल्टी है उसके बारे में बताया गया है। तो पेनाल्टी क्या लिखा है कि इस अधिनियम के अधीन किसी नियम को इसके उल्लंघन के लिए कोई विशेष शास्ति उपबंधित नहीं है। इसलिए इनको सब्सिडरी रूल बताया गया है कि जो नियम इस अधिनियम में नहीं है उनके लिए। तो वही लिखा है कि विशेष पेनाल्टी उपबंधित नहीं है। ऐसे केस में कोई व्यक्ति यदि उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसको कारावास जो 1 माह तक होगा और जुर्माना जो 500 रुपये तक का होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 78 है ना, वो बताती है कि जो सब्सिडरी रूल्स हैं उनको विधि का बल कब मिलता है, मतलब वो नियम कब बन जाते हैं। तो वो नियम तब बन जाते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में उसको प्रकाशित करती है और ये देख लिया जाता है कि ये जो सब्सिडरी रूल्स बनाए गए हैं वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। लास्ट में है चैप्टर 13 जो है विविध। इसमें इसके अलावा कुछ प्रावधान है वो दिए गए। इसमें धारा 79 से 86 तक शामिल है। तो हम लोग ये सभी एक एक करके धाराएं देख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमको इम्पोर्टेंट लगी, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। धारा जो 79 है वो क्या बताती है? वन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सहायता देने के लिए आबद्ध व्यक्ति, आबद्ध मतलब बंधा वैसे होता है तो मतलब जिम्मेदार व्यक्ति की बात हो रही कि वन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को कौन से लोग सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो लोग जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज कर रहे हैं, वैसे व्यक्तियों की बात यहाँ पे की जा रही है। अगली है धारा 80। इसमें क्या लिखा है? उन वनों का प्रबंध जो सरकार और अन्य व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति है। तो ऐसे वनों की का मैनेजमेंट कैसे होगा जिसमें सरकार और कोई प्राइवेट पीपल ना दोनों की का मालिकाना हक है। तो उसके लिए बताया गया है धारा 80 में। अगली है धारा 81। इसमें क्या है? ऐसी सेवा करने में असफलता जिसके लिए सरकारी वन में उपज के किसी अंश का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो वन उपज का उपयोग कर रहा है और वो सरकार की सहायता करने में असफल है और हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो धारा 81 में बताया गया है। धारा 82 में बताया गया है सरकार को शोध्य धन की वसूली, मतलब रिकवरी ऑफ मनी ड्यू टू। शोध्य धन मतलब होता है ड्यू मनी। ड्यू बोलते हैं ना कि हमारा अभी बिजली का बिल ड्यू है। तो धारा 82 में सरकार को जो भुगतान किया जाना वाला होता है पैसा किसी के द्वारा जिसने अभी भुगतान नहीं किया, उसकी वसूली कैसे की जाएगी ये बताया गया है। अगली है धारा 83। इसमें लिखा है ऐसे वन के लिए वन उपज का धारणाधिकार।
कि जो सरकार को मनी ड्यू है तो उसके लिए वो क्या करेगी, सरकार वन उपज जो होगी उस पर अपना कब्जा कर लेगी। सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी पे। वही लिखा है कि ऐसे धन के लिए वन उपज पर धारणाधिकार। धारा 84 जो है इसमें क्या लिखा है, इस नियम के अधीन अपेक्षित भूमि की बाबत यह समझा जाना कि उसकी आवश्यकता भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन लोक प्रयोजन के लिए है। तो 1884 में किसी भूमि को लोक प्रयोजन के लिए घोषित किया गया है, ये बताया जाता है धारा 84 में। अगली है धारा 85, बंद पत्र मतलब बॉन्ड बोलते हैं हिंदी में, के अधीन शोध शास्त्रियों की वसूली। मतलब शोध फिर से आ गया, मतलब ड्यू, DUE, ये हो गया बॉन्ड। तो मतलब जो पैसा बॉन्ड के रूप में सरकार ने दिया है उसकी वसूली कैसे की जाएगी। आगे देखते हैं धारा 85 का। धारा 85 का में केंद्र सरकार के अधिकारों के लिए व्यावृत्ति मतलब सेविंग ऑफ राइट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि ये व्यावृत्ति है ना, इसका मतलब होता है सेविंग। सेविंग का मतलब कुछ जो राइट्स है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर लिए जाते हैं, सीधा सी बात है, उसकी बात हो रही। तो लिखा, इस अधिनियम की कोई बात किसी राज्य सरकार को उस राज्य में निहित न हुई संपत्ति के संबंध में कोई आदेश देने या कोई कार्य करने के लिए या संप्रक्त सरकार की सम्मति के बिना केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकार के किन्हीं अधिकारों पर या अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। तो ये कह रहा है कि कोई प्रॉपर्टी जो किसी राज्य के की प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी दूसरे राज्य की है, केंद्र सरकार की है, तो उस पे कोई हस्तक्षेप वो राज्य नहीं कर सकता, सीधी सी बात ये लिखा है। और लास्ट में जो है धारा 86 है वो निरसन। निरसन का मतलब होता है लैप्स। तो जो इस एक्ट को है ना किस तरीके से लैप्स किया जा सकता है वो बताया गया है। निरसन और संशोधन अधिनियम 1948। निरसन का मतलब होता है रिपील, कि ये अधिनियम कब खत्म माना जा सकता है, तो ये धारा 86 में दिया गया है। इसे निरसन और संशोधन अधिनियम 1948 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका भारतीय वन अधिनियम। मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है, आप इसको कई बार रिवाइज कीजिए, इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।